हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट 3 है उसे लेकर आ गया हूँ। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन जब फ्रांस में जब क्रांति चल रहा था तो एक चर्चित क्रांतिकारी था जो सेना में सेनापति बोले वो था, जो काफ़ी चर्चित हो रहा था और इसका अहम भूमिका था फ्रांस में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी गतिविधियों में। तो जैसे ही लुई 16वां का तानाशाह खत्म हुआ, ये काफ़ी चर्चित हुआ था और जैसे ही राजतंत्र पूर्णतः खत्म हुआ वो वैसे ही 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त करके और सत्ता पे काबिज हो गया। ठीक है, और 1804 में फ्रांस का सम्राट बन गया। अब ये बात आता है कि फ्रांस जिस चंगुल से निकला था उसी में फिर ये फंस गया। वो कैसे? तो देखिए, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये फ्रांस की जनता में वैसा शासक नहीं था, वैसा राजा नहीं था जो निरंकुश तरीके से जनता पे शासन करने वाला। ठीक है, तो ये क्या करता था, जनता के भलाई के लिए ही काम किया और राष्ट्रवाद के विकास के लिए इसने अथक प्रयास किया। ठीक है, तो 1804 में फ्रांस का सम्राट बना और 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया, यानी कि एक नियम 1804 में लागू किया और वो नियम इसका काफी इंपॉर्टेंट है। उसी को हम लोग देखेंगे कि इस नियम के अनुसार यानी कि नेपोलियन संहिता के द्वारा इसने क्या किया। तो राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन का योगदान क्या था? देखिए, नेपोलियन संहिता को देख लेते हैं कि 1804 में उसने नेपोलियन संहिता में क्या क्या लागू किया था। यानी कि जब 1804 में वो सम्राट बन गया उसके बाद नेपोलियन संहिता जो लागू किया, यानी कि अपना जो नियम लागू किया, उसमें क्या ये जनता के लिए निरंकुश था कि जनता के पक्ष में ही काम कर रहा था, उस चीज को देख लेते हैं। और जनता ने इसे सम्राट बनने क्यों दिया? जो जनता इसके चंगुल से, जो जनता माफ कीजिएगा लुई 16वां के चंगुल से निकला था, वो वही चीज हो गया, यानी कि पुनः राजतंत्र स्थापित हो गया और नेपोलियन गद्दी पे बैठ गया। क्या ये फिर निरंकुश होगा? देखिए, इसने जनता के भलाई के लिए ही काम किया, यानी कि विशेषाधिकार जो कुछ लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि फ्रांस जो था वो 3 स्टेट में बटा था। पहले में चर्च, जो पादरी लोग थे वो लोग आ रहे थे, जो दूसरे वर्ग में कुलीन, ये साहूकार यानी कि धनी लोग होते थे, जो कि क्या करते थे, शहर में महलों में रहा करते थे, इनका अपना महल होता था और किसानों से मजदूरी करवाते थे, यानी कि जमीन के मालिक यही होते थे और टैक्स वसूलते थे इन किसानों से। तो ये अच्छे खासे धनी लोग थे। चर्च में जो पादरी लोग थे वो भी काफी धनी थे, इनके पास भी काफी धन दौलत था और ये राजा को अच्छा खासा टैक्स देते थे। इसीलिए राजा इनसे क्या करता था, टैक्स नहीं लेता था, राजा को अच्छा खासा ये पैसा देते थे। यानी कि जो तीसरा स्टेट था जिसमें गरीब मजदूर किसान लोग थे, इनसे जो ये धन अर्जित करते थे, टैक्स लेते थे, वो राजा को ये देते थे और उसी टैक्स के पैसे से ऐशो आराम की जिंदगी ये जी रहे थे। तो ये 3 वर्ग था, लेकिन राजा की तरफ से इन 2 वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त था और इसका क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। इसी के विरोध में क्या हुआ, राजा के इस निरंकुश शासन के विरोध में क्रांति हुआ और क्रांति के परिणाम स्वरूप राजा का तानाशाह खत्म हो गया। अंततः राजा को फांसी दे दिया गया, यानी कि लुई 16वां को फांसी दे दिया गया। तो आइए नेपोलियन के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेपोलियन ने विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी कि इन दोनों का जो विशेषाधिकार था वो खत्म कर दिया गया और बोला गया कि जो नियम बनेगा वो सब पे लागू होगा, जो टैक्स देना होगा वो सब देंगे, ऐसा नहीं किसी को ज्यादा किसी को कम। ये तो अच्छा काम किया राजा, वो इतना अच्छा काम कर रहा है। आर्थिक असमानता दूर किया, यानी कि आर्थिक असमानता कहने का मतलब कि इनके पास जमीन नहीं, अपना जमीन नहीं होता था, जमीन के मालिक यही होते थे। वो सारी चीज इसने सुधार किया और जमीन को इन्हें भी दिया। ऐसा नहीं कि सारा जमीन इन्हीं के नाम,
जमीन पे काम करते थे ये, और मालिक होते थे, नाम के मालिक ये होते थे। वो सारी जमीन को इस जनता के बीच में इसने क्या किया, डिवाइड कर दिया, यानी कि जो आर्थिक असमानता थी उसे भी दूर करने का इसने काम किया। आगे चल के कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार, यानी कि कानून जो होगा वो सबके लिए समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कुछ करके निकल जाए और इन्हें दंड नहीं मिलेगा, चाहे इनके लिए नियम अलग रहेगा, ऐसा नहीं। अब जो कानून का जो नियम है वो सबके लिए समान हो, वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे जिस कास्ट का हो। आगे इसने काम किया कि यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया। यातायात और संचार व्यवस्था में इसने सुधार किया, जो कि किसी भी देश के लिए काफी योगदान देता है। संचार और यातायात, यातायात मतलब आप समझ गए, संचार यानी कि डाक सेवा, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह न्यूज कैसे जाए, ये सब चीजें संचार व्यवस्था में इसने क्या किया, सुधार किया। आगे देखिए तो इसने समान शुल्क, समान नाप तौल प्रणाली और एक मुद्रा द्वारा राष्ट्र को संगठित किया। समान शुल्क, किसी भी वस्तु का जो निश्चित दाम होगा वो लगेगा, समान नाप तौल सब जगह एक समान रहेगी, और एक मुद्रा का प्रचलन किया, जिससे क्या हो, ये पूरा जो राष्ट्र है यानी कि पूरा देश है जो खंड में टुकड़ों में बटा हुआ है वो एक हो सके, यानी कि सब लोग एक ही पैसा यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई अलग पैसा यूज कर रहा है, कोई अलग तरीके से यूज कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि राष्ट्र को इन्होंने संगठित करने का कोशिश किया, यानी कि प्रयास किया। उसके बाद सामंती व्यवस्था समाप्त कर दी। सामंती व्यवस्था बता दिए आपको कि सामंत लोग होते थे जो किसानों से मजदूरी करवाते थे और टैक्स वसूलते थे, वो व्यवस्था समाप्त कर दी। किसानों को भू दासत्व से मुक्त की, यानी कि भूमि का मालिक कोई और किसान उस पर मजदूरी करते थे दास के रूप में, तो ये चीज इसने खत्म कर दी। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। शिक्षा प्रणाली में भी इसने सुधार किया। उसके साथ साथ जो धार्मिक असमानताएं थी उसे दूर किया, और चर्च के पास कुछ संपत्ति थी, इसके पास संपत्ति थी, उसको भी इसने जब्त किया और किसानों में बांटा, यानी कि आम लोगों को दिया। धार्मिक सुधार और चर्च की संपत्ति को जब्त किया। इनके पास जो अधिक संपत्ति थी, अधिक जमीन था जो नाम का था, और दूसरे किसान से ये लोग शोषण करवाते थे, यानी कि मजदूरी करवाते थे, तो वो सारी चीजों को ये क्या किया, जब्त किया। तो ये कुछ कार्य था जो कि नेपोलियन का काफी अच्छा काम था। इसके साथ साथ नेपोलियन ने फ्रांस में ही नहीं, फ्रांस के अतिरिक्त यूरोप के और भी देश, आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यूरोप के और भी देशों में इसने अपने इस राष्ट्रवादी भावना को विकसित किया, यानी कि जहां राजतंत्र था, निरंकुश राजतंत्र था, उस देश में वो गया और राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए वहां के लोगों को जागृत किया। और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे ऐसे देश थे, 39 देश ऐसा था जिसमें इसने अपना शासन स्थापित किया था, यानी कि वहां निरंकुश राजतंत्र को खत्म कर दिया था। तो राजतंत्र खत्म कर रहा था तो जो राजा महाराजा थे उनके लिए खतरे की घंटी बन चुका था ये, यानी कि फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे वो संगठित होकर एक सेना के रूप में बदल गए, और ये सेना अब फ्रांस में ही नहीं बल्कि और भी देशों में राष्ट्रवाद का प्रचार कर रहा था, और जहां जा रहा था उनका सम्मान हो रहा था, यानी कि हर देश के नागरिक चाहते थे कि हम अपनी गुलामी से यानी कि निरंकुश शासन से आज़ाद हों, और उसमें ये हेल्प कर रहा था। तो शुरू में ये उन लोगों के लिए हिमायती था, लेकिन बाद में चल के कहते नहीं है कि बाद में घर के मुर्गे दाल बराबर हो जाता है, यानी कि बाद में लोगों ने सोचा इसके कुछ नियम कानून अच्छे नहीं लगे, जिसके कारण अधिकांश देश बाद में विरोध भी करने लगा, और यही उसका कारण हुआ जब 1815 ईस्वी में इसकी पराजय हुई। तो आगे इन सब पे पढ़ेंगे, लेकिन नेपोलियन ने राष्ट्रवाद के विकास के लिए ये काम किया। 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बन गया, और 1804 में नेपोलियन संहिता लागू किया, और नेपोलियन संहिता में इसने बहुत सारे अच्छे काम किए जो इसे महानतम यानी कि राष्ट्रवाद के विकास में अहम योगदान कहा जा सकता है। इसीलिए नेपोलियन को आज भी याद रखा जाता है। तो बस आज के वीडियो में नेपोलियन के बारे में हम लोगों ने देखा। आज के वीडियो में बस इतना ही।
इसके आगे और आगे की वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करें।